ए लेवल फिजिक्स, सर इमरान यामीन, एडेक्सन। और आज हम सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2023 और अब्दुलरहमान और सारिम के साथ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2023 की पेपर का एक क्वेश्चन है और उस वेरिएंट में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक सोर्स है और काम की बात ख्याल रखिएगा कि सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। यानी आईजीसीएसई में भी हम लोग सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेते थे। ए लेवल्स में कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, तो खैर इसमें भी नेग्लिजिबल है, इसलिए आप समझ लें इसका कोई काम नहीं। अच्छा, उसके बाद सर्किट में देखें तो हमें नजर आ रहा है कि दो रजिस्टर पैरेलल लगे हुए हैं और एक रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है जनाब, 12 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 6 वोल्ट आएगी, शो करना है। तो मैं ये तो नहीं बोला शो करना है, मैं तो ये बोलूंगा कि हमें इस वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। और एम मीटर की रीडिंग गिवन है और एम मीटर की रीडिंग है 23 मिली एम्पियर। और ये जो 23 मिली एम्पियर है इट इज द टोटल करंट। ये जो 23 मिली एम्पियर है इट इज द टोटल करंट। तो अगर आप देखें तो मुझे इस पूरे सर्किट का टोटल करंट पता है, पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज पता है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इस पूरे सर्किट का टोटल, पूरी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? तो जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं V इक्वल्स टू आई आर और V ले रहा हूं पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज 12, पूरे सर्किट का टोटल करंट 23 मिली एम्पेयर और पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? जब आप पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो बेटा मेरे पास कैलकुलेटर इस वक्त है, मैंने लिखा 12 डिवाइडेड बाय 23 एक्सपोनेंट -3, डिवाइड करके बेटा मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 521.7। ठीक है ना? तो मेरे पास पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ गई है 521.73। मैं इसको राउंड ऑफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी क्वेश्चन और आगे चलेगा। ये पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। इस टोटल रेजिस्टेंस में से अगर आप देखें तो इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस के साथ ये सीरीज में लगा हुआ, लेकिन मुझे इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस भी नहीं पता। इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस का मैं नाम रख रहा हूं आरपी। आरपी का मतलब पैरेलल वाली रेजिस्टेंस। और पैरेलल वाली रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं स्टूडेंट्स को ये वाला फार्मूला यूज कराना पसंद करता हूं कि R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक, दोनों रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 500 मल्टीप्लाई 600, जो रिजल्ट आए उसको डिवाइड कर दें 1100 से। तो इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस आ रही है 272। ठीक, आप करना क्या चाह रहे हैं? मैं करना ये चाह रहा हूं, मैंने पहले पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकाली, पूरे सर्किट के बाद पैरेलल की रेजिस्टेंस निकाली। असल में मुझे इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्यों थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसकी रीजन भी अभी मैं आपको बता दूंगा। अलबत्ता मैं सर्किट को यूं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ कि मैंने 500 और 600 ये जो पैरेलल लगा है, इस पैरेलल वाले पोर्शन की भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है ना, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अच्छा, 500 और 600 की टोटल आ रही है 272। इसकी रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है। अब मैं इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे टोटल पता है। तो इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को बेटा मैं कह रहा हूँ आर टी। आर टी फॉर रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस होगी सर टोटल रेजिस्टेंस में से माइनस कर दें पैरेलल वाली रेजिस्टेंस। और जब आप पैरेलल वाली रेजिस्टेंस माइनस कर देते हो तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस आ जाती है। तो मैंने लिखा बेटा 521 माइनस 272, तो बेटा ये रिजल्ट आ रहा है 249
और 249 को बेटा मैंने राउंड ऑफ करके 250 कर दिया। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 250 है, पैरेलल वाली रेजिस्टेंस 272 है। अब क्वेश्चन में है, सर क्वेश्चन है पैरेलल वाली रेजिस्टेंस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। पैरेलल वाली रेजिस्टेंस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो मुझे पसंद है पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला। अब मुझे नहीं पता कि अब्दुलरहमान को पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला आता है या नहीं। अब्दुलरहमान आप मुझे बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला मैंने आपको आईजीसीएसई में पढ़ाया हुआ है, आपको याद है या प्रॉपरली याद दिला दूं क्या होता था पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला अब्दुलरहमान? अच्छा जी, बिल्कुल गलत आप जा रहे हैं। अब जरा सुनिए, अगर कभी भी दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हों तो ऐसे सर्किट को कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। वजह ये होती है कि सीरीज में ये वाला वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा है, टोटल वोल्टेज दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो अगर सीरीज में सेल का टोटल वोल्टेज सब में डिवाइड हो रहा है तो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर। और पोटेंशियल डिवाइडर में V1 का फॉर्मूला होता है, सारिम को हम थोड़ा तंग करेंगे, सारिम अगर याद हो तो बताइए पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला होता है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल वोल्टेज। ठीक है जनाब, ये फॉर्मूला आपने आईजीसीएसई में बचपन में पढ़ा होता है। ठीक, लेकिन अगर याद नहीं है तो चलिए रिवाइज कर लें। और बेटा अब्दुलरहमान इसको स्पेशली कहीं लिखें क्योंकि मैं ये फॉर्मूला बार बार यूज भी करूंगा और आपसे क्वेश्चन करके पूछूंगा भी कि अब्दुलरहमान बताइए पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है। जवाब, सर जब रेजिस्टर सीरीज में लगे हों तो सीरीज वाले रेजिस्टर्स को हम लोग कह देते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। और अगर ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। और सर अब टोटल वोल्टेज डिवाइड होता है तो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। और इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में, इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में, ठीक है जनाब, जो वोल्टेज है उसको कैलकुलेट करने का मेथड मैंने आपके सामने स्टेट कर दिया। बेटा जरा जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। हाँ बेटा, फॉर्मूला कॉपी कर लिया, आगे चले। अच्छा जी, अब आपने अगर ये फार्मूला कॉपी कर लिया तो मैं ये सेम फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। कैसे? अब आप देखिए यहाँ पर भी तो बेटा देखिए दो रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, एक रजिस्टर थर्मिस्टर है, एक रजिस्टर आरपी है, दोनों सीरीज में। और अगर दोनों सीरीज में है तो मैं लगाऊंगा इसके ऊपर पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला। और मैंने वोल्टेज निकालना है पैरेलल वाले का, तो मैंने लिखा मैंने वोल्टेज निकालना है पैरेलल वाले पोर्शन का। और पैरेलल वाले पोर्शन का वोल्टेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा तो जरा देखिए। सर फॉर्मूला होता है आर पी डिवाइडेड बाय आर पी प्लस थर्मिस्टर इनटू टोटल वोल्टेज। और आप देखिएगा इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 6 वोल्ट आ जाएगा। देखते हैं आरपी कितना है जी। आरपी अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, आरपी है 272, अप्रोक्सीमेट 6 वोल्ट आएगा, नॉट परफेक्ट। 272 डिवाइडेड बाय 272 प्लस 250। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा 6 वोल्ट, क्योंकि हमने शो दैट करना है, शो दैट करना है। तो जनाब वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। बेटा कॉपी कीजिए इस चीज को। इस पूरे सवाल को अगर मैं आपके सामने रीकैप करूं तो बेटा पूरे क्वेश्चन का रीकैप सुनिएगा। पूरे क्वेश्चन का रीकैप ये है कि सर इस पूरे सर्किट में हमें पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज पता था, पूरे सर्किट का टोटल करंट पता था। जब पूरे, हाँ बेटा बोलिए। 0.5 आ रहा, अच्छा आपने इसको इससे, हाँ मल्टीपल,
मल्टीप्लाई 12 वोल्ट था ना, आप सही कह रहे हैं, मल्टीप्लाई 12 वोल्ट मैंने नहीं कराया। ठीक है ना, ये वाला बेटा वी रह गया था मेरे से लिखने में। हाँ ठीक है। हाँ तो 6 इसको अप्रोक्सीमेट ले लिया। अच्छा सुनिए बेटा, सर टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट था, टोटल करंट 23 था, तो आपने टोटल वोल्टेज 12, टोटल करंट 23 को लेके सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाली, दैट इज 521। जब टोटल रेजिस्टेंस आ गई तो फिर मैंने कहा कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का फार्मूला बचपन में होता था 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपसे कहा है डायरेक्ट मारे। और डायरेक्ट क्या है, R1 R2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय R1 R2 का सम, तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल वाले पोर्शन की 272। अब पैरेलल की रेजिस्टेंस भी पता है, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस भी पता है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमने इनकी वोल्टेज को पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, अराउंड 6 वोल्ट आ रहा है। ठीक, अराउंड 6 वोल्ट। आगे चले, कह रहे कैलकुलेट पावर डेसिपेटेड बाय थर्मिस्टर, थर्मिस्टर पर कितनी पावर डेसिपेट हो रही है, थर्मिस्टर पर कितनी पावर डेसिपेट हो रही है। ठीक है जनाब। अच्छा अब आपको थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस पता है, थर्मिस्टर की आपको रेजिस्टेंस पता है। ठीक है जनाब। इस रेजिस्टेंस के साथ अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप पावर का फार्मूला वी आई लगा सकते हैं, आप पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर लगा सकते हैं, आप पावर का फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हैं। ठीक है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर भी लगा सकते हैं। मुझे इस वक्त ज्यादा सूट कर रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और वी स्क्वायर अपॉन आर में एक छोटी सी बात मुझे बताइएगा, जो अभी मेरे ख्याल में अब्दुलरहमान आपने सॉल्व की थी, तो पैरेलल वाले का वोल्टेज 6.5 आया था या 6 आ गया था? 6.25 था, तो 6.25 का मतलब तकरीबन 6.3 उसको ले लें। ठीक है, उस 6.3 को हमने तकरीबन 6 ले लिया। ठीक, अब कहना ये चाह रहा हूँ टोटल वोल्टेज 12 है, 12 में से अगर इधर 6.3 चला गया ना, तो मैं इसको लूंगा 5.7। ठीक, जो टोटल वोल्टेज है 12 वोल्ट, वो दोनों में डिवाइड हो गया, 12 वोल्ट दोनों में डिवाइड हो गया। पैरेलल वाले पोर्शन में, पैरेलल वाले पोर्शन में 6.25 यानी 6.3 आ रहा है। अगर 6.25 यानी 6.3 आ रहा है पैरेलल वाले पोर्शन में, तो रिमेनिंग 5.7 थर्मिस्टर पे जा रहा होगा। थर्मिस्टर की पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करना है, तो थर्मिस्टर के लिए मैं फार्मूला लगा रहा हूँ वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी ले रहा हूँ 5.7 वाला, आर ले रहा हूँ थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस 250 थी। तो बेटा कोई बच्चा कैलकुलेट करके मुझे बताए क्या आ रहा है, 5.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250, मेरे पास इसका आंसर है जी 0.129, तो इसको मैं 0.13 वॉट्स। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने, बिल्कुल वो भी ले सकते हैं, चले हम उससे भी कर लेते हैं, उससे भी कर लेते हैं। ठीक है ना, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपने अच्छा ऑप्शन बोला है कि सर इसको आई स्क्वायर आर से भी कर सकते हैं, और आई की वैल्यू यही वाली लेंगे जो करंट यहाँ से आ रहा है ना 23, तो इसके अंदर करंट उतना ही आएगा 23 मिली एम्पियर, इसमें कोई डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, पर इसमें वही 23 मिली एम्पियर आएगा। ठीक। अच्छा कुछ बच्चे ये बेवकूफ़ाना बात सोचते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, कि सर यहाँ से 23 करंट चला, इसमें से गुजरा, इसमें से गुजरा, खर्च हो गया होगा, अब इसका कुछ और नहीं, नहीं भाई, जहाँ 23 यहाँ से चल रहा है तो यहाँ पे भी 23 मिलेगा आपको। ठीक है जी, डिवाइड हो जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू को माइनस मत कर दीजिएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँच गए, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल। सवाल कह रहे हैं जनाब कि द स्टूडेंट डिक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर। ठीक है जनाब, थर्मिस्टर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब इस वाली बात को बेटा याद रखिएगा कि यूजुअली हम लोग पढ़ाते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है डायरेक्टली के साथ, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इन जनरल टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है जनाब, लेकिन अगर आप थर्मिस्टर स्टडी कर रहे हो, तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बल्कि इनवर्सली रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है जनाब, थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक,
अलबत्ता इस क्वेश्चन को अगर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा ना और बार बार मैं इस पेज को स्क्रॉल करूंगा तो मेरे लिए समझाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे ज़्यादा आसान ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर पूरा सर्किट दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेना है, यहाँ पे मैंने एम मीटर कनेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाबे अली ये एम मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये थर्मिस्टर है, ये पैरेलल रेजिस्टेंस है। ठीक, अब जरा सीक्वेंस सुनिएगा। हो सकता है मैं इंग्लिश लिखने से अवॉइड करूं, सिर्फ मैं आपको एरो की फॉर्म में बताऊं। क्या बोला जरा सुनिएगा। कह रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। सर जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीज हो जाएगी। जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो वोल्टेज अक्रॉस थर्मिस्टर भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उसको वोल्टेज ज्यादा चला जाता है। तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज तो थर्मिस्टर का वोल्टेज इंक्रीज, और अगर थर्मिस्टर का वोल्टेज इंक्रीज होगा तो फॉर एग्जांपल ये 12 में से इसको 6.3 मिल रहा था, इसको 5.7 मिल रहा था फॉर एग्जांपल। अब इसने वोल्टेज उठा लिया 8 वोल्ट। सर अगर इस पे 8 चला गया ना तो इस पर आ जाएगा 4 वोल्ट, और अगर इस पे 4 वोल्ट आ गया तो इसका मतलब है वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बताइए वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या चेंज आएगा। तो इसका आंसर है वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। एक बात, एक और बात ये बताइए कि पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल प्लस रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर। अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो सर्किट का टोटल करंट कम हो जाएगा, और टोटल करंट अगर कम होगा तो ये जो एम मीटर है इस एम मीटर की रीडिंग भी डिक्रीज हो जाएगी। एम मीटर की रीडिंग भी डिक्रीज हो जाएगी। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, पर सारे मैं आप कमेंट्री आपसे करवाऊंगा, इसलिए गौर से सुनिएगा मेरी सारी बातों को। सर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस, सॉरी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली थर्मिस्टर का वोल्टेज बढ़ेगा। सर थर्मिस्टर का वोल्टेज बढ़ेगा तो बराबर में लगे हुए वोल्ट मीटर का वोल्टेज कम हो जाएगा, वो पोटेंशियल डिवाइडर है। थर्मिस्टर का वोल्टेज बढ़ेगा तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज कम हो जाएगा। एक बात हो गई। ठीक है, उसके बाद बताइए एम मीटर में क्या होगा। सर एम मीटर में सर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टोटल करंट कम होगा। सर टोटल करंट कम होगा तो एम मीटर का करंट भी कम हो जाएगा, एम मीटर का करंट भी कम हो जाएगा। सारे बेटा कमेंट्री करके बताओ। हाँ, उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, कुछ बातें थोड़ी सी आयमाइश शाये हो गई हैं, लेकिन इट इज बेटर, इट इज बेटर। ठीक है जी। अच्छा, और आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार वो इस टॉपिक का नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसलिए इसको नहीं टच कर रहा। रेजिस्टिविटी को भी ये भी टच नहीं कर रहा। एक टॉपिक पर है, वरना दो तीन चीजें एक साथ करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आइए इस पर आ जाए। इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ये रहा है, साफ नजर आ रहा है कि सर दो रजिस्टर लगे हुए पैरेलल। ठीक है जी। और देखिए जब कभी 6 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, तो 6 मार्क के क्वेश्चन में
इस बात को तो छोड़ दें कि वो पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करने का सोचें, उसको छोड़ दें। आप ही सोचें आप क्या क्या कर सकते हैं, 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो मैं कर ये सकता हूँ कि अगर मैं 3 ओम और 6 ओम पहले इन दोनों का टोटल निकाल लूँ, और इस टोटल का बेटा मैं नाम रखूंगा आर पी, और आर पी का फॉर्मूला होगा R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। 3 6 18, 18/9, इट मेक्स 2 ओम। ठीक है जनाब। तो मैंने 3 ओम और 6 ओम का टोटल कैलकुलेट कर लिया एंड इट इज 2 ओम। जबकि ये वाला जो 4 ओम है, इट रिमेन एज इट इज, इसमें भी हमने कोई वर्किंग नहीं की। ये 4 ओम ऐसे ही है और ये 2 ओम ऐसे ही है। ठीक है जी। अच्छा और बताइए, ये दोनों भी सीरीज में, इन दोनों का भी टोटल निकाल लें। तो सर इन दोनों का भी अगर टोटल निकाल लें पूरे सर्किट का टोटल, तो ये बन जाएगा 4 + 2 इट इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक। अब आप बताइए, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो मैंने कहा पूरे सर्किट का ऐसा करो, टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट होता है V/R। टोटल करंट है V/R, तो टोटल V 12 है, टोटल रेजिस्टेंस 6 है, टोटल करंट 2 एम्पियर है। तो एक बात तो पक्की है कि सर यहाँ से करंट चला है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर होगा। लेकिन ये 2 एम्पियर करंट इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा सर, इन दोनों में जो करंट डिवाइड होगा उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम रख दिया है R1, समझाने में आसानी के लिए इसका नाम मैंने रख दिया R2। असल में मुझे R2 का करंट चाहिए, असल में मुझे करंट R2 का करंट चाहिए। अब R2 का करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल करंट आपको पता है 2 एम्पियर, इस टोटल करंट 2 एम्पियर को इन दोनों में डिवाइड करना है। तो बताइए आपके ख्याल में क्या होगा, क्या करें? सारी भाई को बात जहन में आती है? वो तो वोल्टेज दे देगा ना आपको, उससे वोल्टेज पता चल जाएगा इतने पोर्शन का आपको। लेकिन मैं आपकी बात को रद्द नहीं करूंगा, मैं आपकी बात को अच्छा 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 जी। टोटल करंट आ रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है जी, 2 एम्पियर करंट यहाँ से पास कर रहा है। अच्छा, अगर 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है तो मेरे जहन में ये बात आती है कि अगर मैं, देखिए जब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप और क्या करें, हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसी बात पे चले। ये बताइए, इसकी रेजिस्टेंस पता है, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस पता है, 2 ओम है, 2 एम्पियर हमें करंट पता है इसका। तो मैंने कहा इसका ऐसा करो, वोल्टेज निकालो। वोल्टेज सर, वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू IR। ठीक। पैरेलल वाले पोर्शन का मैंने कहा वोल्टेज निकाल लो। ठीक है जी। तो करंट आ रहा है 2 एम्पियर, पैरेलल वाले पोर्शन की टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो 2 2 कोई हम गलती कर रहे हैं? अच्छा, टोटल करंट तो 12 वोल्ट है, सॉरी टोटल वोल्टेज 12 है, सही। ये 4 वोल्ट आ गया। ठीक। टोटल 12 में से, टोटल 12 में से 4 वोल्ट इस पर है, 8 वोल्ट इस पर है। ठीक। अब आप बेटा गौर करना, इस पोर्शन की एक एक चीज आपको पता है, इस पोर्शन की आपको एक एक चीज पता है। ठीक। अब अब्दुल रहमान सिर्फ मुझे ये बता दो, ये 4 वोल्ट आ रहा है, इस 4 वोल्ट को सामने रखते हुए, इस 4 वोल्ट को सामने रखते हुए इसका करंट निकालना है। ये सवाल बहुत आसान है, इसलिए आखिरी स्टेप में खुद नहीं कर रहा, ये तकरीबन आखिरी स्टेप पे मैं पहुंच गया। जी अब्दुल रहमान, अगर मैं आपसे कहूं कि पैरेलल वाले पोर्शन का वोल्टेज 4 वोल्ट है, उस 4 वोल्ट को यूज करते हुए R2 का करंट निकालना है, क्या बात जहन में आती है अब्दुल रहमान? अच्छा, एक और छोटी सी बात बेटा अब्दुल रहमान सुनना ना। अब्दुल रहमान, आपस की बात है, तुम सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस में ना बिल्कुल भी रनिंग में नहीं है। ठीक है ना? अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, इंतहाई बच्चों वाली बात है कि मैंने पैरेलल वाले पोर्शन का टोटल वोल्टेज बता दिया 4 वोल्ट, और तुम कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज वाले टीचर ने भी सीरीज पैरेलल कराया होगा बेटा। ठीक है ना? तो पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होता है,
सर 4 वोल्ट टोटल है ना, तो इसका भी 4 वोल्ट होगा, इसका भी 4 वोल्ट होगा। पैरेलल में दोनों का वोल्टेज सेम होता है। जब बेटा इसका वोल्टेज आ गया तो R2 का वोल्टेज पता है, R2 की रेजिस्टेंस पता है, तो मैं R2 का करंट निकाल सकता हूँ। करंट होता है V अपॉन R। वोल्टेज 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 6 ओम है, 4 को 6 से डिवाइड करूंगा, मुझे करंट पता चल जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 6 इट इज इक्वल टू 0.66। और जब 0.66 करंट आ गया तो करंट के बाद पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहले यहाँ तक कॉपी तो करो भाई, फिर मैं तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ लेके जाऊँ। पहले बेटा यहाँ तक कॉपी कीजिए। सीरीज पैरेलल के सवाल में 6 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस बात को तो पहले सोच छोड़ दो कि वो पूछ क्या रहा है, उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। सबसे पहला काम ये करो कि पूरे सर्किट में हर रेजिस्टर का करंट, हर रेजिस्टर का वोल्टेज, आप देखिए मैंने हर चीज सामने रखी हुई है। टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है, 12 में से इधर 4 आ गया तो इधर 8 वोल्ट आ गया। अब आप देख लो मैंने हर रेजिस्टर का करंट, हर रेजिस्टर का वोल्टेज, हर चीज आपके सामने लिखी हुई है। और जब आपको तमाम वैल्यूज नजर आ रही हैं तो क्वेश्चन ये है कि एक्स वाली जगह से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। करंट पता है, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने पढ़ाया था कि करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन टी। अब इस एन ई अपॉन टी इज इक्वल टू आई में से मैंने एन कैलकुलेट कराना है। कैसे, तो जरा देखिए, एन कैलकुलेट कराना है इज इक्वल टू आई। आई अभी अभी हमने निकाला है बेटा, आई है 0.66 एम्पियर, करंट है 0.66 एम्पियर। ठीक है, एन कैलकुलेट करना है। बताना बेटा ये ई मल्टीप्लाई है, ई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ये टाइम है, क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ईच सेकेंड, तो ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो अब आप बेटा देखिए कि मैंने करंट कैलकुलेट करा, करंट है 0.66, 0.66 को बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, और जब डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट आ रहा है 4.1। 2 है तो खाली 1 पे ही रहने दें, 1 to 5 है तो 1 3 कर लें। एक्सपोनेंट माइनस सॉरी एक्सपोनेंट प्लस में, यार चश्मा लगा के भी मुझे नंबर समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं 16 है या 18 है। ठीक है जी, 18। अच्छा, तो ये हमें दे दिया इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेकेंड थ्रू एक्स, पॉइंट एक्स में से इतने इलेक्ट्रॉन ईच सेकेंड में पास कर रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन ईच सेकेंड में पास कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सीरीज पैरेलल क्वेश्चन है। और अब्दुलरहमान को मैं भी क्लास के बाद सीरीज पैरेलल की वीडियोस बेटा दूंगा। आप जब तक उन वीडियोस को बेटा पक्का नहीं करोगे आप इन सवालों में फंसोगे। ये इंतहाई आसान सवाल था, सीधा सीधा सीरीज पैरेलल। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस बेटा आप करोगे तो आपको समझ में आएगा ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं सवाल करता रहूंगा, आप देखते रहोगे, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो बेटा प्रैक्टिस के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन में और आगे चले। अब ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, इससे अगला तो यकीनन इसके अंदर तो और मुश्किल काम करने जा रहा होगा। क्या मुश्किल काम करने जा रहा है, तो जरा देखिए। इस ऊपर वाले 3 ओम रेजिस्टर के साथ उसने एक और सीरीज में रेजिस्टर लगा दिया। अनदर रेजिस्टर Y इज एडेड टू द सर्किट। ठीक है जी, और जैसे ही यहाँ पे इसने एक और रेजिस्टर Y लगाया तो ऊपर वाले सर्किट में हम लोग जितने काम कर चुके हैं अब वो सब यहाँ पे बेकार हो गए। अब हमें सारा काम नया करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, कह रहे हैं स्टूडेंट हमें बता रहे हैं कि जैसे ही हमने रेजिस्टर Y को ऐड करा है सर्किट में, तो पैरेलल वाले सेक्शन में, तो कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सेक्शन इंक्रीज। जाहिर सी बात है इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस पहले से इंक्रीज हो गई है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट इंक्रीज, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। एंड सो बाय आई स्क्वायर आर
आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंगली टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, और टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो टोटल पावर भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं इवेल्युएट द स्टूडेंट्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट ने जो बात कही है उस बात को अब आप इवेल्युएट कीजिए। ठीक, तो चले जनाब, इसको इवेल्युएशन किस तरह से करेंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी हम थोड़ी देर पहले जो ऊपर काम करके आए, उस ऊपर वाले काम में ये बताइए पूरे सर्किट की टोटल जो करंट की वैल्यू थी वो 2 एम्पियर थी। पूरे सर्किट के टोटल की वैल्यू 2 एम्पियर थी, और पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम थी। ठीक है जनाब, 6 ओम थी। ठीक, तो 6 ओम रेजिस्टेंस थी, 2 एम्पियर करंट था। तो मैंने लिखा अर्लियर सर्किट, जो पहला वाला सर्किट था, उस पहले वाले सर्किट की पावर थी आई स्क्वायर आर। पहले वाले सर्किट का करंट था 2 एम्पियर, और पहले वाले सर्किट की रेजिस्टेंस थी 6। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। ठीक है ना, तो ये रेजिस्टेंस ये पावर तो पहले थी। ठीक, अब हम नया सर्किट करने जा रहे हैं, तो नए सर्किट में देखो इसने वाई की कोई भी वैल्यू नहीं बताई थी। सही जनाब, कोई वैल्यू नहीं दी। हाँ बोले भाई। हाँ देखिए ना, अब देखें, अब इसने बोला इवेल्युएट। अभी हम इसकी सारी बातों को बारी बारी चेक कर लेते हैं ना। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। सुनो ऐसा करो, ये 3 ओम है ना, इसके साथ इस वाली रेजिस्टेंस को 3 ओम एज्यूम कर लो। तो मैंने लिखा एज्यूम रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज 3 ओम। ठीक है ना। अच्छा बताओ, अगर ये 3 ओम हो गई तो जो पैरेलल वाले पोर्शन की रेजिस्टेंस है, जो इसने स्टेटमेंट दी है क्या, कि रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सेक्शन इंक्रीज। चेक कर लेते, चेक कर लेते कैसे। सर ये बताइए, ये वाला 3 + 3 इट मेक्स 6। 6 हो गया। और ये वाली बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि दो रेजिस्टर अगर आइडेंटिकल हो और दोनों की पैरेलल लगे हुए हैं, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, तो सारी बताना, दो पैरेलल्स लगे हुए हो आइडेंटिकल, तो उनका टोटल कितना हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 ओम हो जाता है। ठीक है, अब यहीं से हम चेक कर लेते हैं कि पैरेलल की रेजिस्टेंस 3 ओम हो गई। ठीक है ना, पैरेलल की रेजिस्टेंस 3 ओम हो गई। कितने पोर्शन को हम हाईलाइट कर देते हैं, कितने पोर्शन का हम लोग नाम रख रहे हैं आरपी। तो आरपी हमारे पास हो गई 3 ओम। जरा चेक करो पहले क्या थी आरपी। सर पहले आरपी थी, पहले आरपी पैरेलल का रेजिस्टेंस, पैरेलल का टोटल आया बता, 3 और 6 का टोटल मुझे याद है क्या था, ये आया था, नहीं नहीं ये आया था ना यार, 2 ओम आया था, 2 ओम आया था। ठीक है, तो पैरेलल वाले का पहले रिजल्ट था 2 ओम, और पैरेलल वाले का रिजल्ट अभी अभी आया है 3 ओम। तो इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये वाली बात भी ट्रू है। ठीक है ना, हम बारी बारी चेक करते हुए जा रहे हैं। हमने पहली बात उसकी चेक कर ली, ट्रू है। ठीक, कह रहे थे रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट इंक्रीज। अच्छा हम इसको भी निकाल देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। ठीक है, ठीक है ना, तो ये 4 ओम है, ये वाली 4 ओम है। और अभी हमने पैरेलल की निकाली 3 है, 4 + 3 इट इज इक्वल टू 7। पहले कितनी आई थी। सर पहले टोटल रेजिस्टेंस आई थी, पहले 4 + 2 आई थी 6। ठीक है ना, पहले 6 आई थी। सर अब आ रही है 7। इसका मतलब है ये वाली बात भी ट्रू हो गई। ठीक है जी, ये वाली बात भी ट्रू हो गई। फिर हम लोग ने निकाला था टोटल करंट, इसका भी टोटल करंट निकालो, टोटल करंट निकालो। सर टोटल करंट होगा टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 12 है, टोटल रेजिस्टेंस 7 है। जरा 12/7 करो भाई, 1.7 बना रहा है। ये टोटल करंट आ गया। अब हम आखिरी स्टेप पे पहुंच गए, अब हम पावर कैलकुलेट करने जा रहे हैं बाई आई स्क्वायर आर। आई है हमारे पास 1.7, कैलकुलेटर में लिखा हुआ है, इसी का हम लोगों ने कर दिया स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ आर से। आर है हमारे पास 7, तो मैंने जी मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो रिजल्ट आ रहा है 20.57 यानी 20.6। अब आप बताओ, पहले पावर आ रही थी,
पहले पावर हम लोगों ने निकाली थी, नहीं पहले हाँ हाँ नीचे निकाली गई है। पहले पावर आ रही थी 24, अब आ रही है 20। तो बताइए टोटल पावर पहले से इंक्रीज हो गई है डिक्रीज हो गई? तो स्टूडेंट ने बोला था इंक्रीज हो गई है, ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो ये रिजल्ट इसका फॉल्स हो गया। सही है ना? तो मैं कहूंगा कि स्टूडेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नहीं दी भी नहीं ना, अब क्या करें, अब क्या करें, आप बताइए। कोई और बात समझ में आती है? नहीं आती ना। ठीक है ना, स्टूडेंट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है ना? तो ये हमने पूरा बाकायदा इवेल्युएट किया, उसने बोला था इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन तो करना होगी ना। तो हमने कैलकुलेशन करके पूरा पूरा सवाल आपके सामने किया है। तो अब्दुलरहमान भाई आपको मेरी पूरी बात समझ में आती है कि हमने कोई ऐसी आसान वैल्यू लेनी है, मैंने हमने बड़ी आसान वैल्यू ली कि 3 + 3 इट मेक 6, 6 और 6 का टोटल हो गया 2, और सॉरी 3, और 3 से हमने फिर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, टोटल पावर, मतलब सब कुछ चेक करा। तो पहले पावर 24 थी, अब पावर 20 है, तो पावर डिक्रीज हो गई है, इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हुई, इसलिए स्टूडेंट का स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। स्टूडेंट का स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सही है ना? तो इस क्यों पार्शियली क्यों करेक्ट है वो? नहीं नहीं अच्छा, अच्छा तो इस चीज को भी बात इनकी मुझे इस लिहाज से कुछ दुरुस्त लग रही है कि पहली बात उनकी सही थी, दूसरी बात उनकी सही थी, तीसरी बात कच्ची हो गई। अच्छा, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, स्टूडेंट स्टेटमेंट अबाउट पावर, स्टूडेंट स्टेटमेंट फॉर पावर इज नॉट ट्रू। ठीक है ना? सिर्फ पावर के बारे में जो उसकी स्टेटमेंट है यार वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कन्वर्सली की बाकी बातें उसकी सही है, लेकिन जो उसने पावर के बारे में स्टेटमेंट दी है इट इज नॉट ट्रू। अब्दुलरहमान इस सेंटेंस से आप मुतमईन है? ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। फिर मुझे सीरीज पैरेलल का ये एक और सवाल भी नजर आ रहा है, और इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज ना हो जो अभी हमने पढ़ी भी नहीं हो और बीच में आके तंग करे। अच्छा जी, अच्छा जी, सीरीज पैरेलल में ही पहले ही अलग कर लें, क्योंकि ये भी सीरीज पैरेलल है, लेकिन ये सवाल सीरीज पैरेलल का तो है, पर ये सवाल में स्टार बना हुआ देख रहे हो भैया? हाँ समझ जाए, इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई है। ठीक है, अभी पहले वैल्यू वाले सवाल करने हैं भैया। हाँ हाँ हाँ, लिखना ही होती है इंग्लिश। अच्छा पहले फिर ये वाला देखें, इसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल नेग्लिजिबल, ठीक है जी, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल। ठीक, अभी देखिए मैं जानबूझ के वो सवाल करा रहा हूँ और ख्याल रहे कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज दूसरा लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जैसे जैसे हम लेक्चर करते रहेंगे और आप एक्सपर्ट होते रहेंगे, फिर हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। इस सवाल के अंदर कह रहे हैं सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो अभी मैं कोई सवाल ऐसा नहीं उठा रहा है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये भी नेग्लिजिबल है। अच्छा ये टोटल करंट 0.14 एम्पियर है, ठीक है, और कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर आर, आर कैलकुलेट करना है, ठीक है, आर कैलकुलेट करना है। तो चलिए जी आर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट यार ये है, और कोई बात बताई भी है, ईएमएफ ऑफ सेल 1.54 है, यानी यहाँ से 1.54 आ रहा है, और कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करंट की वैल्यू दी हुई है 0.14 एम्पियर। ठीक है जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या हो सकता है सर? स्टार्ट ये हो सकता है टोटल करंट पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो सर सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है जी, तो हमने लिख दिया सर, सबसे पहले निकाल रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, टोटल वोल्टेज 1.54, टोटल करंट 0.14, टोटल आर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर चलाइए और हमारी मदद कीजिए कि 1.54 डिवाइडेड बाय 0.14, द रिजल्ट इज 11। पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 11। ठीक है जी।
अच्छा ये पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 11 है। अच्छा अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ यार टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसमें क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर ये वाला 3 और ये वाला R पैरेलल है, ये वाला 3 और ये वाला R पैरेलल है। तो पैरेलल में 3 और R का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 3 और R का सम। अच्छा प्लस इस पैरेलल पोर्शन के साथ ये 9 ओम का रेजिस्टर सीरीज में, सीरीज में इसको मैंने कर दिया +9। और पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है 11 है। पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है 11। ठीक है, इक्वेशन बनाते चले जाओ, खुद ब खुद रिजल्ट आते चले जाएंगे। सबसे पहले मैंने पैरेलल पे पैरेलल वाला फार्मूला लगाया। ये पैरेलल वाला फार्मूला है 3 × R डिवाइडेड बाय 3 + R। इस पैरेलल के साथ ये वाला सीरीज में, दोनों को प्लस करा। टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता है 11, 11 से मैंने इक्वेट किया। अब ये ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें से R कैलकुलेट हो जाएगा। बताइए जी, प्लस का 9 उधर है कि माइनस का 9, तो ये बन जाएगा जनाब 2, 11 माइनस 9 2। अच्छा जनाब ये बना हुआ है 3R और डिवाइडेड बाय 3 + R। ये डिवाइडेड वाला 3 + R वहां रह के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, वहां रह के मल्टीप्लाई होगा। और जरा ब्रैकेट खोल लें, अलजबरा शुरू हो गया। 3 2 6 प्लस 2R। ये प्लस का 2R सर वहां जाके माइनस होगा, तो 3 - 2R इट बिकम्स ओनली R एंड R इज इक्वल टू 6 ओम। R इज इक्वल टू 6 ओम। तो जनाब इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। और मेरे ख्याल में, हाँ देखा, बड़ा मासूम सा सवाल दे दिया, वरना इतना सस्ता सवाल एडेक्सल वाला देता नहीं। ठीक है जी, तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया, लेकिन चलो अच्छी बात है, सीरीज पैरेलल की थोड़ी बेस डेवलप हो रही है। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। 6 ओम के बाद अगले पार्ट में कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने जो रजिस्टर बनाया है, द स्टूडेंट मेड 9 ओम रजिस्टर, थिन कॉपर वायर, डायमीटर इतना, शो दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना। ठीक है जनाब, अभी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है जनाब, ये टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी मैं इसमें नहीं लेके जा रहा। एक अलग से टॉपिक करेंगे, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी, फिर सारे सवाल रेजिस्टिविटी के ऊपर। अभी इसको बीच में नहीं लाओ, अभी खाली सीरीज पैरेलल पे रहो। ये जनाब अली एलईडी आ गया है। सीरीज पैरेलल का कोई और सवाल हमें नजर आ रहा अभी तक? इसको सीरीज पैरेलल मान लें। अच्छा, इसको अगर सीरीज पैरेलल मान लें तो इसमें भी प्योर सीरीज पैरेलल नहीं मिल रहा यार, प्योर सीरीज पैरेलल। अच्छा, इस वाले सवाल को भी हम लोग सीरीज पैरेलल की नज़र से देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें उसने मिक्स की हैं। एक तो सीरीज पैरेलल को मिक्स किया है, और सीरीज पैरेलल के साथ साथ उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेकर आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी लेकर आ रहा है। तो जरा देखिएगा इस वाले सवाल में, हिम्मत करते हैं करने की। जून 2020 का, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है तो जरा सुनिए। सर क्वेश्चन ये, दो कॉपर के वायर हैं, और याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कर चुके हैं, ये उसी का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है जनाब, तो क्वेश्चन है जनाब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, कि दो रजिस्टर है, दो कॉपर के वायर है, एक का नाम W है, एक का नाम Z है, और एक का डायमीटर ज़्यादा है, एक का डायमीटर कम है। एक थिक वायर है, एक थिन वायर है, और इनको सीरीज में लगाया हुआ है। स्टेट द पर्पस ऑफ रजिस्टर इन दिस सर्किट। इस सर्किट में इस वाले रजिस्टर का बताइए क्या फंक्शन है। स्टेट द पर्पस ऑफ रजिस्टर इन द सर्किट। तो ये बताइए, यूजुअली हम लोग जो फिक्स रजिस्टर लगाते हैं किसी भी सर्किट में, किसी बच्चे को पता है इस फिक्स रजिस्टर के लगाने का काम क्या होता है? क्योंकि करंट को रजिस्ट तो करता है, बल्कि हम कहते हैं करंट को कंट्रोल करता है। बेहतर सेंटेंस है करंट को कंट्रोल करना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी, फॉर एग्जांपल ये वाटर कूलर है, पानी का कूलर है, जिसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, और पानी भरने के बाद आपने इसके अंदर पानी तो भर दिया, लेकिन पानी भरने के बाद आपने यहाँ पे जो टैप लगाया हुआ है, ठीक है ना, टैप लगाया है, ये जो टैप है, इस टैप से पानी कंट्रोल करते हैं हम लोग। अब गिलास में जब पानी रिलीज कर रहे होते हैं,
तो जैसे ही टैप खोलते हैं तो थोड़ा सा टैप खोलते हैं तो थोड़ा सा पानी आना शुरू होता है, ज्यादा टैप खोल देते हैं तो ज्यादा पानी आना शुरू हो जाता है। तो पानी को कंट्रोल कर रहा है टैप, ठीक है जनाब, बाय ऑफरिंग रेजिस्टेंस। जब उसकी रेजिस्टेंस जीरो कर देते हैं तो फुल प्रेशर से पानी आ रहा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है। तो पानी को कंट्रोल करने के लिए टैप लगाते हैं। सेम फंक्शन समझ लीजिए रजिस्टर का है, रजिस्टर से और यूजुअली वेरिएबल रजिस्टर से हम करंट को कंट्रोल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं, बताइए सर्किट में रजिस्टर का क्या काम है। तो इसका आंसर है टू कंट्रोल करंट। रेजिस्टेंस से करंट को कंट्रोल किया जाता है, टू कंट्रोल करंट इन द सर्किट। ठीक है ना, अब सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज करते हैं। आगे चले, एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन में अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जरा सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच शो रेशोज ऑफ क्वांटिटी फॉर वायर W एंड Z। द फर्स्ट रॉ हैज बीन कंप्लीटेड फॉर यू। ठीक है जी। पहली बात ये कह रहे हैं कि वायर W और वायर Z में, ठीक है, दोनों वायर ये बताइए किस मटेरियल के बने हैं। तो लिखा हुआ है दोनों वायर कॉपर के, ठीक है जनाब। आपको पता है इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू NaVe, ये लिखते हैं NQVE। इस फॉर्मूले में इस n का नाम याद है सर, इसका नाम है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल की नेचर पर। अब दोनों तार कॉपर के हैं, तो जब दोनों तार कॉपर के हैं तो दोनों के लिए n सेम है। और सर अगर दोनों के लिए n सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और अब कैंसिल आउट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और लिखा हुआ है दोनों तार सेम मटेरियल के हैं। जब सेम मटेरियल के होते हैं तो दोनों का n सेम, इसलिए दे कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात पर आइए। दूसरी बात के लिए ये बताइए, पहले मैं आपसे एक मशवरा लूंगा क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है, सेकंड पार्ट भी। सारे आप बताइए, W और Z के लिए करंट का रेशो आपके ख्याल में क्या होगा। नहीं मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इसने कोई नंबर लिखा है, कोई नंबर यहाँ बताएं और रीजन भी बताएं। बिल्कुल सही आपने बोला है, बिल्कुल सही आपने बोला है कि सर ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में। ठीक है ना, तो आप लिखोगे इन सीरीज, ठीक है ना, इन सीरीज सेम करंट फ्लो थ्रू देम। दोनों से करंट सेम गुजरेगा। ठीक है जनाब, बहुत शानदार आपने आंसर दिया सारे भाई। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सवाल है। ठीक, सवाल है दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, एक बात। और ये मुश्किल पार्ट है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए उसने डायमीटर की कंडीशन दी हुई है। क्या डायमीटर की कंडीशन दी हुई है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन एक बात जरा गौर से सुनिएगा। सर जब करंट गुजर रहा है ना, तो एक बात तो अभी अभी हम लोगों ने डिसाइड कर ली है कि दोनों का करंट सेम होगा। जब दोनों के करंट की वैल्यू सेम है तो करंट की अहमियत नहीं है दोनों के लिए, ई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है दोनों के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सेम है दोनों के लिए। ठीक है जनाब, सेम है दोनों के लिए। और यहाँ एरिया लिखना था, सॉरी एरिया। ठीक, अच्छा तो पता ये चला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड कर रही है। और याद है लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपन 4। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है डायमीटर पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है डायमीटर पर। तो दोनों का डायमीटर डिफरेंट है, और जब दोनों का डायमीटर डिफरेंट है तो दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं होगी। और अगर सेम नहीं होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो 1 नहीं होगा। क्या होगा वो अभी सॉल्व करेंगे। पर दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं होगी। क्यों सेम नहीं है सर, एक वायर का डायमीटर कम है, एक वायर का डायमीटर ज्यादा है, डायमीटर का डिफरेंस है, इसलिए दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं होगी। तो मैंने वायर W और वायर Z
दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो कैलकुलेट करना। कैसे रेशो कैलकुलेट करूंगा? तो रेशो कैलकुलेट करने के लिए जरा सुनिए, ये बताइए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर के साथ। तो मैंने स्क्वायर को तो बना दिया होल स्क्वायर, और ऊपर भी लिखा डायमीटर, नीचे भी लिखा डायमीटर, पर लिखूंगा उल्टा। क्या मतलब? W नीचे Z ऊपर। क्यों? क्योंकि सर वेलोसिटी डायमीटर के साथ इनवर्सली है, तो W की वेलोसिटी W का डायमीटर ऊपर नीचे, Z की वेलोसिटी Z का डायमीटर ऊपर नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, पहले मैंने ये रेशो लिख दिया। अब रेशो लिखने के बाद क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़िए। तो वर्डिंग लिखी हुई है, W का डायमीटर इज ट्वाइस डायमीटर ऑफ Z। ठीक, सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा हुआ है, W का डायमीटर ट्वाइस है डायमीटर ऑफ Z। ठीक है जी। और अगर ऐसा है तो आइए वैल्यू पुट कर लें। डी जेड ऐसी जाने दो, नीचे लिखा डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू की जगह मैंने लिखा 2 DZ। डी डब्ल्यू की जगह बेटा मैंने लिखा 2 DZ विद होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप बताइए बेटा, डी जेड से डी जेड कैंसिल, और जब डी जेड से डी जेड कैंसिल तो रेशो आ गया जी 1/4। रेशो आ गया 1/4। तो उसने पूछा रेशो बताएं, तो मैंने रेशो लिखा 1/4। रीजन बताएं, तो आप रीजन ये बताओगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर स्क्वायर के साथ। ठीक है जनाब, और डायमीटर दोनों के इक्वल नहीं है। खुद बता रहा है कि जनाब डब्ल्यू का डायमीटर जेड वाले डायमीटर से ट्वाइस है। तो जब दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है तो दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा? तो मैंने पूरा ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया है। आपने जो बात लिखनी है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर ली है, और मैं यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा।